बेस्ट फ्रेंड बायोलॉजी की वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं संजय द्विवेदी। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन वीडियो क्लास ऑफ बेस्ट फ्रेंड बायोलॉजी। आई एम संजय द्विवेदी। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय उसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। यह चैप्टर डबल गेन वाला है। यदि इसकी मैकेनिज्म, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाए तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों के क्वेश्चन करने लगेंगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी दोनों में ये चैप्टर है। दोनों में इसकी मैकेनिज्म है, दोनों में इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, और जिनको इनके कॉन्सेप्ट्स और मैकेनिज्म का ठीक से ज्ञान हो जाए वह एक चैप्टर पढ़ के दो चैप्टर का फायदा लेगा। इसलिए ऐसे चैप्टर को कभी भी न हल्के से लेना चाहिए, न थोड़ा कम तैयार करना चाहिए। इसकी तैयारी थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए। जब हमें मालूम है कि इसका फायदा ज्यादा है तो थोड़ी तैयारी करने में क्या जाता है। लास्ट क्लास में हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया। एरोबिक मैकेनिज्म हम लोग ग्लूकोज के लिए पढ़ रहे हैं, और उसके लिए पहले स्टेप पे ग्लाइकोलिसिस पढ़ी गई, जो साइटोसॉल में हुआ। उसका प्रोडक्ट पायरुविक एसिड हुआ। ग्लाइकोलिसिस का सबस्ट्रेट ग्लूकोज था, जिसमें कार्बन की संख्या 6 थी, और जो प्रोडक्ट बना उसमें कार्बन की संख्या 3 है, इसलिए उसके मॉलिक्यूल 2 बनेंगे। साथ में और भी चीजें बनी थी। 2 मॉलिक्यूल वाटर का बना था, 2 मॉलिक्यूल NADH2 बना था, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल CO2 का रिलीज नहीं हुआ। मैकेनिज्म हम एरोबिक की पढ़ रहे हैं, फिर भी ग्लाइकोलिसिस में कोई भी ऑक्सीजन न उसकी उपस्थिति जरूरी है और न ही वह यूज होता है। इतनी बातें दिमाग में रखें। जो सेकेंड स्टेप ऑफ मैकेनिज्म है वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या समझिए। डिकार्बोक्सिलेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें किसी कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड डिस्चार्ज रिलीज हो जाती, निकल जाती। ऑक्सीडेटिव को तब कहते हैं व्हेन इट ऑल हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति मैकेनिज्म को एरोबिक बना देती है, यानी पायरुविक एसिड ऑक्सीजन होने पर ही यह स्टेप करेगा, यानी एरोबिक। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड का ये वाला स्टेप नहीं होने वाला। स्टेप के कन्वर्जन में होता क्या है, ये है पायरुविक एसिड। यह पायरुविक एसिड कन्वर्ट होती है एसिटिल कोएंजाइम A में। एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होती है। पायरुविक एसिड में कार्बन की संख्या 3, एसिटिल कोएंजाइम A में कार्बन की संख्या 2 है। इस दौरान जिनकी जरूरत होती है, यानी जो फैक्टर्स हैं, उनकी संख्या 5 है। क्रमशः के हम नाम लिखते हैं। TPP, सेकेंड वन लिपोइक एसिड। TPP का पूरा नाम थियामीन पायरोफॉस्फेट है। तीसरी चीज जिसकी जरूरत होती है दैट इज कोएंजाइम A। चौथी चीज जिसकी जरूरत है उसका नाम है NAD+, और यह कन्वर्ट हो जाएगी NADH2। ये चौथी चीज है जिसकी जरूरत है। और पांचवी चीज वो मैग्नीशियम आयन है। साथ में यह कन्वर्जन होते समय एक मॉलिक्यूल कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है, तभी तो पायरुविक एसिड का 3 कार्बन 2 कार्बन कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
it is one of the most important reaction of aerobic mechanism, which involves two things: decarboxylation as well as dehydrogenation. Decarboxylation हमने समझाया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकले तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज decarboxylation. Dehydrogenation क्या होता है? It is a enzymatic reaction where oxidation reduction takes place. पढ़ाया गया है कि respiration is a biological oxidation, means there will be removal of electrons from substrate. Substrate is pyruvic acid for this reaction. और जब यह इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो कोई ना कोई लेगा, जो लेगा वो रिड्यूस करेगा, and that is NAD+. NAD+ is reduced to NADH2. वह एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें डिहाइड्रोजिनेज कहा जाता है, एंड द रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन. फिर से रिएक्शन को देखें. पायरुविक एसिड का कन्वर्जन एसिड कोएंजाइम ए में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, and it will happen only in case of aerobic respiration. As a result of oxidative decarboxylation, pyruvic acid is converted into acyl coenzyme A. Along with this reaction, there will be removal of carbon dioxide gas and reduction of NAD+ into NADH2. This conversion requires 5 cofactors. These are 1. Thiamine pyrophosphate, lipoic acid, coenzyme A, NAD+, and last 5th one, मैग्नीशियम आयन. यह एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो तरह की रिएक्शन हुए, डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ है और डिहाइड्रोजनेशन भी हुआ. अब बात को समझिए. एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स राइज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. इट मींस फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिस रिएक्शन ऑपरेट्स ट्वाइस टाइम्स. ग्लाइकोलिसिस के चलते एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है. इसका मतलब यह रिएक्शन एक ग्लूकोज के लिए 2 बार चलेगा, यानी 2 पायरुविक एसिड 2 एसिल कोएंजाइम में बनवाएगा, 2 बार CO2 निकलेगी और 2 मॉलिक्यूल NADH2 के बनेंगे. इसको ड्रा कर लेंगे आप. इसके आगे का हम अगला स्टेप पढ़ाने जा रहे हैं. द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक मैकेनिज्म इज क्रेब्स साइकिल. Krebs cycle. It was discovered by Hans Krebs. जिसने इसको खोजा उसका नाम हैंस क्रेब्स. इस साइकिल को और भी नामों से हम जानते हैं, हम नाम बताते जा रहे हैं, आप चाहें तो नोट करते चलें. एक नाम है ऑर्गेनिक एसिड साइकिल, दूसरा नाम है साइट्रिक एसिड साइकिल, तीसरा नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, चौथा नाम है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन, पांचवा नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड. 5 नाम हो गए एक प्रोसेस के. एक नाम तो पहले से ही था. जो पहला नाम क्रेब्स साइकिल है उसके डिस्कवरर के सम्मान में दिया गया है. जो और नाम है उसके बारे में बताते जाएंगे. क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन आपस में लिंक्ड है. क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट एसिल कोएंजाइम है और यह रिएक्शन का सबस्ट्रेट ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है. एंड दिस रिएक्शन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड कनेक्ट्स links 2 reactions, 2 steps of aerobic mechanism, glycolysis and Krebs cycle. This way, इस रिएक्शन को ही हम लिंक रिएक्शन कहते हैं. It is the link reaction of aerobic mechanism. It is the transition reaction of aerobic mechanism. It is the intermediate reaction of aerobic mechanism. इस नाम को याद रखे रहेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. What is link reaction? Link reaction involves conversion of which compound into which compound. Link reaction requires which of the cofactors. The substrate of link reaction is supplied by. The product of link reaction is used by. ये बातें आपको याद रखनी है जो इस रिएक्शन में दिखाऊंगा. ये रिएक्शन चलती कहाँ है, लिंक रिएक्शन चलती कहाँ है,
दो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसी में ये चलती है, यानी इसके चलने की जगह पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इज द प्लेस वेयर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस। क्रेब्स साइकिल कहां चलती है? क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ mitochondria. All responsible enzymes of Krebs cycle are located in matrix except succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase is located on inner mitochondrial membrane. क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम मैट्रिक्स में पाए जाते हैं एक को छोड़कर, और जो एक को छोड़ना है उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहां पाया जाता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। हम इसके रिएक्शन के बारे में बताते हैं। क्रेब्स साइकिल का नेचर एम्फीबोलिक है। इसका मतलब इसके कुछ कंपाउंड एनाबॉलिज्म में भी भाग ले सकते हैं और यह स्वयं एक कैटाबॉलिज्म भी है। यह एकलौता एग्जाम्पल है एम्फीबोलिज्म का। इन फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल, acetyl coenzyme A reacts with oxaloacetic acid. With the help of enzyme citrate synthetase, SYNTHE synthetase, to form साइट्रिक एसिड। पहले स्टेप में क्रेब्स साइकिल के एसिटिल कोएंजाइम ए जो 2 कार्बन का है 4 कार्बन के कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है। जो रिएक्शन कराने का एंजाइम है उसका नाम है साइट्रेट सिंथेटेज, और ये 4 और 2 मिलकर 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम साइट्रिक एसिड है। सिंस साइट्रिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल इज नेम्ड एज साइट्रिक एसिड साइकिल। था और बात ध्यान रखिए, साइट्रिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके पास 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है और यह पहला स्टेबल प्रोडक्ट है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नेम्ड एज TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस दौरान क्रेब्स साइकिल के दौरान ऑर्गेनिक एसिड्स बनेंगे, इसलिए इसका नाम ऑर्गेनिक एसिड साइकिल है। यह स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस स्टेप में पायरुविक एसिड फाइनली ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड कहते हैं। इन नेक्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल, साइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटिक acid. Cis-aconitic acid in the presence of iron Fe2+ and enzyme aconitase. In next step, this cis-aconitic acid is converted into isocitric acid. Again, the enzyme is aconitase. This isocitric acid is converted into oxalosuccinic acid, and during this reaction there is reduction of NAD+ into NADH2. The enzyme required for this reaction is isocitrate dehydrogenase. Oxalosuccinic acid is converted to alpha ketoglutaric acid.
ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन देयर इज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। साइट्रिक एसिड 6 कार्बन का है। ये कंपाउंड सिस एकोनिटिक, फिर आइसोसाइट्रिक एसिड, फिर ऑक्जेलोसैक्सेनिक एसिड, सब 6 कार्बन के। यहाँ पहली बार कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ और इसके चलते अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कार्बन की संख्या एक कम यानी 5 होगी। इस दौरान एक्टिवेटर के तौर पे मैंगनीज की जरूरत होती है। ध्यान रहे, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन मैंगनीज which will help in decarboxylation or oxidation of carbon into carbon dioxide. This alpha ketoglutarate acid is again converted to succinyl coenzyme A. This conversion is very important, which requires 5 cofactors: TPP, lipoic acid, coenzyme A, Mg++, and again NAD+ is reduced to NADH2. There is also removal of one molecule of कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को ध्यान से देखें। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का कन्वर्जन सक्सिनिल कोएंजाइम ए में जितनी चीजों की जरूरत चाहता है उतनी ही चीजें पायरुविक एसिड को एसिल कोएंजाइम ए में बदलने के लिए चाहिए थी। In case of aerobic mechanism, there are 2 steps where decarboxylation as well as dehydrogenation takes place side by side. दोनों रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजनेशन 2 बार होते हैं। एक बार तब जब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पायरुविक एसिड एसिल कोएंजाइम में बदलता है, दूसरी बार मैट्रिक्स में ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम ए में बदलता है। यह सक्सिनिल कोएंजाइम ए अगले स्टेप में सक्सिनिक एसिड में बदलता है। सक्सिनिक acid. The enzyme responsible for this conversion is succinyl thiokinase. It requires Mg++ and GTP is converted to GTP, which is equivalent to ATP. जीटीपी का फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल में एग्जाम्पल है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का। ठीक वैसे ही जैसे ग्लाइकोलिसिस में एटीपी बना था, ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का बनना, क्रेब्स साइकिल में जीटीपी का बनना एग्जाम्पल है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन के। सक्सिनिक एसिड इज कन्वर्टेड टू फुमेरिक एसिड with the help of enzyme succinate dehydrogenase. During this conversion, FAD plus is reduced to FADH2. ध्यान रहे, सक्सिनिक एसिड का कन्वर्जन फुमेरिक एसिड में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं होता। It is the inner mitochondrial membrane where responsible enzyme succinate dehydrogenase is present. That's why this conversion always takes place on inner mitochondrial membrane. एक स्टेप क्रेब्स साइकिल का मैट्रिक्स में नहीं होता और उस स्टेप के एंजाइम का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है जो मैट्रिक्स के बजाय मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, इसीलिए उसके द्वारा होने वाला कन्वर्जन भी मेम्ब्रेन पे होता है। This fumaric acid is converted into malic acid with the help of enzyme fumarase, and finally malic acid is converted to oxaloacetic acid with the help of enzyme malate dehydrogenase. यहां भी NAD+ रिड्यूस होकर NADH2 बनाता है और इस तरह से साइकिल बनके तैयार हो जाती है।
ध्यान रहे, क्रेब्स साइकिल एक ग्लूकोज के लिए एक बार नहीं 2 बार चलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल ऑलवेज अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस साइकिल विल नॉट अकर। Krebs cycle is an amphibolic process where its intermediate compounds may participate either in anabolism or in catabolism. अब हम आपको कुछ नई बातें बताते हैं। क्रेब्स साइकिल एक ग्लूकोज के लिए 2 बार चलती है और क्रेब्स साइकिल में जिसका एंट्री है दैट इज द एसिटिल कोएंजाइम ए, इसमें कार्बन है 2 और ये दोनों कार्बन 2 अलग अलग स्टेप में ऑक्सीडाइज हो गए। एक तब जब ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। दूसरी तब जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सेनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ भी CO2 निकल गई। इस तरह से ग्लूकोज में उपलब्ध जितने भी कार्बन थे वो सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए विद द फॉर्मेशन ऑफ सक्सेनिल कोएंजाइम ए। सक्सेनिल कोएंजाइम ए बनने के साथ ही all carbons of glucose are converted to carbon dioxide। फिर भी प्रोसेस बाकी है, क्यों? इसमें हमें एनर्जी प्रोडक्शन कराना है। एनर्जी प्रोडक्शन जब तक नहीं हो जाएगा रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं होगी। उसका पर्पज कार्बन को जलाना ही नहीं, कार्बन को जलाकर ऑक्सीडाइज कराकर एटीपी को बनवाना है। और हम क्रेब्स साइकिल को एम्फीबोलिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके कुछ स्टेप एनाबॉलिज्म में भाग लेंगे, उसके जानकारी आपको होनी चाहिए। एग्जाम में पॉइंट्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, तो याद रखेंगे। एसिटिल कोएंजाइम ए से टेल ऑफ क्लोरोफिल, जिब्रेलिक एसिड, कैरोटिनॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स, इन सब का निर्माण होता है। यानी एसिटिल कोएंजाइम ए एक्ट्स एज प्रिकर्सर फॉर टेल ऑफ क्लोरोफिल, हाइड्रोटेल ऑफ क्लोरोफिल, जिब्रेलिक एसिड, कैरोटिनॉइड्स एज वेल एज स्टेरॉइड्स। इसी तरह से सक्सेनिल कोएंजाइम ए एक्ट्स एज प्रिकर्सर फॉर हेड ऑफ क्लोरोफिल, cytochromes and phytochromes। साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम और पोरफायरिन हेड का, क्लोरोफिल का पोरफायरिन हेड बनाने की जिम्मेदारी जो कंपाउंड निभाता है उसका नाम सक्सेनिल कोएंजाइम है। और यदि कोई निर्माण में भाग ले, मेटाबॉलिज्म में, उसी को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। यदि वो डिटोरिएशन लार्ज को स्मॉल में बदले, जैसे एसिटिल कोएंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड बदल गया तो कैटाबॉलिज्म। और ये क्रेब्स साइकिल दोनों करती है, बल्कि यूं कहें क्रेब्स साइकिल एक तरफ एनाबॉलिज्म है और एक तरफ कैटाबॉलिज्म है। यानी जिंदगी की जितनी भी क्रियाएं हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उनका सीधा संबंध कहीं न कहीं से क्रेब्स साइकिल से। जैसे कुछ चौराहे होते हैं जहां शहर की सारी रोड आगे मिल जाती है, तो मेटाबॉलिज्म का जो चौराहा है उसी का नाम क्रेब्स साइकिल है। थोड़ा और ध्यान दीजिए, एक बार यदि क्रेब्स साइकिल चले, एक मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए से क्या क्या बनता है। एक मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए जो इसका सबस्ट्रेट है, ये एंट्री कर रहा था, क्या क्या बना, तो याद रखना है 2 molecules of CO2, 3 molecules of NADS2, दिखा देते हैं उसको। एक यहाँ जब आइसोसाइट्रिक एसिड ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में बदली, दूसरा जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सेनिल कोएंजाइम में बदली, और तीसरा जब मैलिक एसिड ऑक्जेलो एस्टिक एसिड में बदली। और इन तीनों जोड़ दें तो 3 हुआ, एक FADS2, 1 FADS2 और 1 मॉलिक्यूल GTP का जो इक्विवेलेंट टू एटीपी है। अब समझिए,
CO2 गैस होने से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। NaDH2 और FADH2 रिड्यूस कंपाउंड है, इनको हम अगले स्टेप में ऑक्सीडाइज करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ETS, और ATP की ही तरह GTP होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्रेब्स साइकिल के सारे स्टेप समझ लिया। एक और बात देखिए, साइट्रिक एसिड से लेकर ऑक्जेलोसैक्सिलिक एसिड तक 6 कार्बन कंपाउंड थे। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड इज द ओनली कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल व्हिच कंटेन्स 5 कार्बन। ये बात याद रखें, अकेलौता कंपाउंड 5 कार्बन का क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है। अधिकांश एमिनो एसिड का प्रिकर्सर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होता है, इसी से ग्लूटामिक एसिड, एलेनिन और भी कई एमिनो एसिड बनते हैं। और जेलोस्टिक एसिड एस्पेरेटिक एसिड जो एक एमिनो एसिड है उसका प्रिकर्सर है, और जो सिंथेसाइज करे वो एनामोलिज्म। वैसे ये एग्जाम्पल एम्फिबोलिज्म का। इस रिएक्शन को आप कॉपी पे बनाएंगे, जितने स्टेप को मैं वीडियो के द्वारा आपको पहुंचा रहा हूं उसके पॉइंट्स बनाएंगे। किसी भी किताब में जितने भी एक्सरसाइज है इन द नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पायरुवेट एसिड, उसको आप सॉल्व करेंगे। नहीं सॉल्व होने पे वीडियो का हेल्प लेंगे, कमेंट में लिखेंगे, और आपसे आंसर ना आने पे मैं आपको आंसर दूंगा। इस चैप्टर के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा। उस क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा और उसके आंसर भी दूंगा। उस वीडियो का भी आप इंतजार करें और इसको कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।